हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 4.8 एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। इसकी एप्लीकेशन से हम करेंगे क्या? मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और 6 मार्क्स लेंगे। यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपने पीछे में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो इसको पढ़िएगा और 6 मार्क्स लीजिएगा। 6 मार्क्स लाने का सबसे आसान तरीका है 4.6 एक्सरसाइज करना, और 6 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है 4.2 से। अगर इन दोनों एक्सरसाइज को कर लिया जाए तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस 4.8 से पहले हमने क्या पढ़ा था? 4.1 में डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन। डिटरमिनेंट्स क्या होती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएट विद ए नंबर एंड दिस नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से कनेक्ट किया सकता है और उस नंबर को बोलते हैं उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। ये डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का डिफरेंस हमने 4.1 में देखा था। 4.2 के अंदर हमने बात की थी कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, हम डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक्स हमारी 1 ऑर्डर की हो, 2 ऑर्डर की हो। अच्छा, स्क्वायर होनी चाहिए। मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तो उसके डिटरमिनेंट नहीं होते। तो 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर के जो हमारी मैट्रिक्स है उनके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमने निकालना सीखा था 4.2 में। 4.3 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से बनता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। और 4.4 के अंदर हमने देखा था कि एप्लीकेशन, डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशन के थ्रू हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 4.4 हमारा था एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। 4.5 के अंदर हमने बात की थी माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर एंड कोफैक्टर। एनसीईआरटी में गलत लिख दिया था कि माइनर एंड कोफैक्टर्स किसकी बात कर रहे थे? वो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स। ये डिटरमिनेंट जो सब था वो गलत था। ये था आपका 4.5। 4.6 में हमने बात की थी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। और 4.7 में हमने 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात की थी। बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स है, उस पर हमारे सीबीएसई और जेईई दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं। जेईई की डेट्स आ गई हैं और आपका संडे से जेईई का सिलेबस भी, और आपका एक कोर्स हम शुरू कर रहे हैं जेईई का इसी संडे से, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारे पास में 70 से 75 डेज हैं। इन 70 डेज के अंदर बड़े आराम से हम 30 से 40 लेक्चर्स के अंदर ही जेईई को कंप्लीटली कर पाएंगे कि इतने मार्क्स आपकी मैथ्स के बेसिस पर ही आप टारगेट 100 मार्क्स आप ले पाए। और 4.8 एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो देखें आज करेंगे क्या। इसकी एप्लीकेशन है क्या? डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों की कंबाइंड एप्लीकेशन है कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। केवल एक ही एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारी जगह, बहुत सारी इंडस्ट्री, सब तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेके आ जाते हैं लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हमने पहले से देखे हैं और आगे भी बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे। और यहां पर हम उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को, उनका एक सिस्टम देखा होता है, 2 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस है, उस पूरे सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्यूशन आ गया तो बोलेंगे कि वो सिस्टम है इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन अगर नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट है। और ये निकालेंगे कैसे? हम मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इनवर्स निकाल कर बात करेंगे। इनवर्स वो निकाल कर बात करेंगे तो इनवर्स तो तब निकलेगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, ए का डिटरमिनेंट 0 ना आए। तो देखें जरा, सपोज कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक हमने ले लिया, छोटा सा सिस्टम ले लिया, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हमने 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल x और y उनको फाइंड आउट करना है, उनका एक सिस्टम लिया है। तो दो कैसे? इसको मैट्रिक्स की फायदा क्या है? मैट्रिक्स इक्वेशंस की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये c1 और c2, ये x और ये y, ये है a1 b1 और a2 b2। यहीं से हमने डिटरमिनेंट्स को के बारे में बात की थी। डिटरमिनेंट्स क्यों बोला जाता है इस मैट्रिक्स के नंबर्स को?
तो देखो इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है ए, ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर हमारे क्या है, वेरिएबल एक्स वाई आ रहे हैं, तो इसको नाम दे दिया कैपिटल एक्स और ये नाम दे दिया बी। तो हमने इक्वेशंस के सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखने क्या आएगा, ये a1x प्लस b1y इक्वल c1, ये लिखा हुआ ऊपर। फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आप, ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये लिखा हुआ है। तो इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखें जरा, ax इक्वल टू b, यहां पर दो केस राइज होते हैं कि अगर आपका a सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है, उन दोनों ही केस में। तो देखो जरा ये केस फर्स्ट, if a is नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन सिंगुलर मींस जीरो ना हो। अगर जीरो नहीं है तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। इनवर्स निकाल सकते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर जाए तो क्या होगा, ये ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स ए क्या हो जाता है आपका, ये आइडेंटिटी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और आई एक्स इक्वल टू हो गया आपका ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स क्या है, मैट्रिक्स है, और इससे हमें ये एक्स वाई दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और आपका अगर ये जीरो नहीं है तो निकल के आएगी, और एक्स और वाई की एक एक वैल्यू निकल के आएगी, तो सिस्टम कैसा होगा, यूनिक होगा, उसका सॉल्यूशंस यूनिक होंगे, और सिस्टम को बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन निकल के आते हैं तो बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन निकल के नहीं आते तो इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन निकल के आए तो कंसिस्टेंट है, चाहे वो कैसे भी निकल के आए, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। तो यहां पर क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम किसका, इन लीनियर इक्वेशंस का, इन दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जो है, या इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसी पर बेस हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां कंसिस्टेंसी की बात बहुत होती है, लेकिन सीबीएसई में हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है, हम यूनिक सॉल्यूशंस की बात ही करेंगे, हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तक नहीं जाते हैं। लेकिन जेई की अगर तैयारी में है तो आप जरूर पढ़िएगा, आरडी ऑब्जेक्टिव से, जी तिवानी से, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनसे पढ़िएगा। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट भी किस केस में, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है जेई के अंदर, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखें जरा केस सेकंड, इफ ए इज सिंगुलर मींस दैट मींस ए डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है। अगर ए डिटरमिनेंट जीरो है तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ये इस तरह से तो नहीं निकाल सकते जैसा हमने किया है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप निकालेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू, एडजॉइंट ए निकालेंगे, वो तो निकाल सकते हैं चाहे ए डिटरमिनेंट हमारा जीरो हो या ना हो, और उस इंटू बी करके देखेंगे। और इसमें दो केस अराइज होते हैं, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए। जीरो का मतलब यहां पर जीरो मैट्रिक्स आ जाए। अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ जाए एडजॉइंट ए इंटू बी, तब भी क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, आपके आंसर्स आएंगे। लेकिन यूनिक आंसर तो नहीं आने वाले हैं, कैसे आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और बी, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं निकल के आती है तो हाथ खड़े कर देंगे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस में कुछ ना कुछ लोचा है, या तो वहां पे कोई इक्वेशंस कम दे रखी होगी, या फिर हमें कोई इंफॉर्मेशन कम है। वहां से हम एक्स वाई और जेड में दे रखा है, हमने केवल एक्स और वाई में लिया है। 3 इक्वेशंस का सिस्टम भी हो सकता था, 4 का भी हो सकता था, लेकिन हम अप टू 3 तक का सॉल्व करना सीखेंगे क्लास 12 में। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो नहीं आता है
तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इसमें ये थोड़ी सी ब्रीफ में हमारी थ्योरी थी। थ्योरी देखते ही हम लोग घबरा जाते हैं, हमें पसंद नहीं आती है। क्वेश्चन देखते हैं तो बात सारी समझ में आती है। इसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना बेसिक्स के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सीबीएसई में कुछ मार्क्स ला सकते हैं, 50-60 तक ला सकते हैं, लेकिन 100 लाना है, 90 प्लस लाना है, उसके लिए आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। जेई क्रैक करना है, उसके लिए बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये था हमारा इसका थ्योरी पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन इतने आसान हैं कि अगर ये सारी चीजें नहीं भी पता है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये प्रयोग मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में किया है जो 12th में नहीं थे, 11th में नहीं थे, इवन 10th में भी नहीं थे, 10th से कम क्लास में थे, और उनको ये क्वेश्चन कराने शुरू किए और उन्होंने बड़े आराम से कर लिए, 6 मार्क्स ले लिए। आप भी ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 3। 1 से 3 तक के क्वेश्चन में आपको केवल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको मैट्रिक्स इक्वेशंस की फॉर्म में इसको लिखना है और फिर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। अगर डिटरमिनेंट्स हमारा 0 नहीं आता है तो तय है कि उसका सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, उस केस में भी चांस है कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो, बशर्ते एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 मैट्रिक्स आ जाए। आ जाती है तो आंसर इसके आएंगे। अब देखें जरा, पहले इसको बना लें किस फॉर्म में, मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में। ये 2 और 3 कोफिशिएंट्स को लिख दिया, यहां पर x और y, ये x और y कोफिशिएंट कितने हैं 1, और यहाँ 2, ये 2 और 3। देखें जरा फटाफट, इसको क्या बोलते हैं हम, ये कैपिटल A, ये कैपिटल X और ये B। और अब क्या करें आप, ये A मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल जाए। ये तो बहुत आसान है, 1 2 2 3, 1 की उल्टा 3 में करेंगे तो 3 - 4 क्या आ गया, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स निकल के आ जाएगा, और अगर A इनवर्स निकल के आ जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमें केवल इतना ही बताना है, इसके यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे x y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आएगी निकल के, और इसको निकालना हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सीखेंगे। तो देखें, तो ये तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, सीधा सीधा जेई में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी देखें जब हमारा केस ऐसा हो कि इनकंसिस्टेंट हो या फिर ये डिटरमिनेंट 0 ना आ रहा हो। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखें, मैं भी नोट कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट ये देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन वही पूछा रहा है कि चेक कीजिए कंसिस्टेंसी कि सिस्टम के आंसर्स आते हैं नहीं आते। अगर आंसर आते हैं तो बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और इसके आंसर नहीं आते तो बोलते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। पहले तो इसको बनाएंगे हम 1 3 कोफिशिएंट, 1 3 2 6 कोफिशिएंट्स इसके लिख लिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, और ये x y, और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 8। ये हो गया आपका Ax = B। अब A डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखें, 1 3 2 6, 1 की मल्टीप्लाई 6 में 6, बड़ा सा माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 में तो 6 = 0। तो A कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। A डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है, A इनवर्स तो नहीं आएगा। A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर A इनवर्स इसका निकल के नहीं आता है तो उस केस में हो सकता है सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो। लेकिन हाँ, अगर कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। वो तो हमारा उसी केस में होता था, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो ये था कि अगर A डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। लेकिन इनकंसिस्टेंट तो मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएंगे। कैसे आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशन आते हैं तो बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है आपको, एडजॉइंट A इंटू B की वैल्यू निकालें। तो एडजॉइंट A निकालना तो हमने सीख रखा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करते थे हम, इसको 1 6 को इंटरचेंज, 6 1, इन दोनों के साइन चेंज, -2 -3, और B मैट्रिक्स आपका है 5 8।
5 8, इनकी मल्टीप्लाई करके देखें। 6 की मल्टीप्लाई 5 में, 6 की 5 में करेंगे तो कितना आएगा 30, माइनस इसकी करेंगे तो माइनस का 24, माइनस 2 की 5 में करेंगे तो माइनस 10 प्लस 8, तो ये आ गया आपका कितना 6 और माइनस 2। ये क्या है, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अगर जीरो मैट्रिक्स आया था तो हम बोलते एडजॉइंट इनटू बी जीरो आ रहा, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, जेई में है, ध्यान रखना। इसलिए तो हमें आंसर पहले पता था कि हमारा इनकंसिस्टेंट ही आने वाला है। अगर ये ऐसा हो गया तो इनकंसिस्टेंट, आपके 12th में तो यही होगा, जेई में आपका आ सकता है। अब आप सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आ सकता है तो हम क्या करते हैं, किसी एक को y को मान लेते हैं कांस्टेंट के, तो x को इन टर्म्स ऑफ k की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू 2 रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते चले जाते हैं। तो एडजॉइंट इनटू b क्या रहा है, इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो क्या हुआ, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट मींस नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ये था। अब देखते हैं सॉल्व करके भी देखते हैं। ये हमें दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर, कहां से, क्वेश्चन नंबर 6 7 ऑनवर्ड हमें दे रखे हैं कि हमें सॉल्व करना। अभी तो हम बता रहे थे कि इनके सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे, इस केस में तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इस केस में सॉल्यूशन आएंगे। अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करके बताना है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, चाहे वो कैसे भी हो। अब हमें सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक था, इसमें क्वेश्चन सीबीएसई में कम बनते हैं, जेईई में ज्यादा बनते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं उससे आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। पहले जरा 3x3 पे जाने से पहले 2x2 का क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स दे रखे हैं x और y, इनकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन लिखा है कि सॉल्व दीज इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के इनवर्स निकालकर हमको बताना है। ये सॉल्व करना, सॉल्व करना तो आपका आता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन मेथड, ग्राफिकल मेथड, कितने सारे मेथड 10th में पढ़े हैं, किसी से भी सॉल्व कर सकते थे हम। ये आती कहाँ है, डेली रियल लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ भी हम वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं कुछ, यहाँ भी बनाएंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जनाब कैसे लिखते थे इसको हम, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में, यहाँ 4 और ये 5, ये x और y, और ये कितना कोफिशिएंट 5 2 7 3, इस तरह से। और ये आपका, इसको नाम दे दिया a, इसको x और इसको b, अलग से बोल जाए। a का मतलब ये है, x का मतलब ये है, b का मतलब ये है। ये आपका हो गया नंबर 1। बताया जाए a, x और b क्या क्या है। अब आपको करना क्या है, a डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 2 7 3, 5 को लगाएंगे 3 में तो क्या आएगा 15 माइनस 7 इंटू 2 14, 1 आया। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स ए इनवर्स इसका निकल के आ सकता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकल के अगर आ सकता है तो इसका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ये सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और एक्स और वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो क्या लिखेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे। एक्स वाई की एक एक वैल्यू आएगी, बहुत सारी वैल्यू नहीं आएगी। बहुत सारी वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई में नहीं है, जेईई में है। यहाँ देखेंगे अब निकाल लें, तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ा, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए तो डायरेक्ट निकालना हम जानते हैं, कैसे निकालते थे, इन दोनों को इंटरचेंज करते थे, 5 और 3 को। तो हो गया 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर, क्या किया हमने 5 3 को इंटरचेंज किया, इन दोनों के साइन चेंज, माइनस का 7 और माइनस का 2, ये आ गया एडजॉइंट ए। वी हैव ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट ए की वैल्यू फिर से वही 3 माइनस 2 माइनस 7 5। ये आपका आ गया है ए इनवर्स। कई बार हमने क्वेश्चंस में केवल ए इनवर्स पूछा जाता है, और इसी तरह से करना है स्टूडेंट, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ए इनवर्स निकालने तक के हमारे मार्क्स होते हैं। अब आ जाए फ्रॉम फर्स्ट,
फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, ए एक्स इजकल टू बी, ए एक्स इजकल टू बी, ए एक्स इजकल टू बी। अब क्या करेंगे, इसमें ए इनवर्स निकाल चुके हैं तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर जाए, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोचें कि इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, आंसर नहीं मिलेगा आपको अगर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। अब देखें ए कैंसिल आउट यहां से कैसे होगा, जब आप इस साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ए एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी। हमने लेफ्ट साइड से एक ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया इधर से, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, बी के इस साइड में लगाते हैं ए इनवर्स, एक्स के साइड में लगाते हैं ए इनवर्स, तो उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं था। अच्छा अब देखेंगे ए इनवर्स ए क्या हो गया आपका, आई एक्स इजकल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लो। ए इनवर्स कितना है आपका, ये 3 - 2 और -7 5, और बी की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 4 5। तो आई एक्स का मतलब हुआ आपका एक्स, और ये मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके, 3 की मल्टीप्लाई 4 में 12 -10, 7 की ये कितना है आपका, ये 7 की मल्टीप्लाई 4 में -28 + 25, तो ये कितना आ गया, ये 12 - 2 2, और ये -3। अच्छा x का मतलब क्या है यहाँ पर, x का मतलब है x और y, x का मतलब क्या था, x y। तो कंपेयर करके दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स इक्वल होती है जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, aij इजकल टू bij। तो x इजकल टू 2 और y इजकल टू -3, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम ये यूनिक सॉल्यूशन है, इस तरह से निकालते हैं। यही काम हमें 3x3 में करना है, जो कि आपके पेपर में आएगा। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, यहाँ गलती नहीं करनी है। जितने भी हम जब रिवीजन कराते हैं 12th क्लास का, तो सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन यही है। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं कि पहले 6 नंबर ये लिए जाएं, फिर एलपीवी के क्वेश्चन लिए जाएं, फिर वेज टर्म के क्वेश्चन लिए जाएं, फिर और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे उनको, फिर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, और उन सब की लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। टारगेट 60 करके एक प्रोग्राम है हमारा, जहां पर हमने 16 वीडियोस दिए हैं, 16 लेक्चर्स दिए हैं, 16 टॉपिक्स को उठाया है, जिसके अंदर एक टॉपिक हमारा ये भी है 6 मार्क्स देने के लिए, एक टॉपिक बेस थ्योरम का भी है, एक इन्वर्सिगो का भी है, एक एओआई का भी है, एओडी का भी है। हमने टॉपिक वाइज वहां से 16 टॉपिक्स को उठाया। उन 16 टॉपिक्स को आप करेंगे तो फटाफट, अगर आपको अभी पूरा बुक भी नहीं हुआ है, आप एक बार उनको ट्राई करके देखिए और फिर पेपर को सॉल्व करके देखिए, तो पेपर का 80 में से आपको 60 मार्क्स सॉल्व कर पाएंगे। और केवल 16 घंटे और 16 ही टॉपिक, उन पर 10-10 क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन है। उन 160 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको ये चैप्टर नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, कोई जरूरत भी नहीं है। हमने उसको इस तरह से प्लान किया है कि आप बड़े आराम से उसको करते चले जाएंगे और आपके मार्क्स होते जाएंगे, पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अब एक वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि पूरा सिलेबस हमारे पास आ गया है। बेशक बहुत सारी चीज़ उसमें छूट रही होंगी, बेशक हमारा 100% नहीं हुआ है, 80 में से 60 मार्क्स का हुआ है, लेकिन 80 में से 60 मार्क्स का इस समय आ जाना, 1 महीने के अंदर ही आ जाना, ये बड़ी बात है। तो एक बार उसको प्लेलिस्ट को जाकर एक्सप्लोर कीजिएगा और उसको वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपकी समझ में आएंगे। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं वो भी समझ में आएंगे। देखें जरा आगे, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स आपको देगा ये। नहीं करते कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखा होगा और क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि सॉल्व दीज इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कर देंगे, पहले इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में चेंज करते हैं इस तरह से। कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके हो गए, यहाँ तो कोफिशिएंट्स कितने आपके 1 3/2 9, और ये वेरिएबल मैट्रिक्स है x y z, और इसका कोफिशिएंट सारे यहाँ पर है 2 1 1, x का कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट -2, z कोफिशिएंट -1। यहाँ x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो क्या x का कोफिशिएंट कितना है आपका 0, लिख दीजिए 0 3 -5। तो ये हुआ आपका, इसको क्या बोलते हैं a, इसको x और इसको b, ये नंबर 1, ये काम आएगी आपको आगे, x की वैल्यू यहीं से मिलेगी। अब देखो a डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल जाए। a डिटरमिनेंट आपका कितना हुआ, देख लो यहाँ पे कितना आपका, ये 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। तो निकालिए आप, तेरा कैसे निकालते हैं, 2 इसकी उल्टा यहाँ करते हैं, 2 की उल्टा यहाँ करेंगे, कितना आएगा 10 -3 की +3, फिर माइनस का 1 -1 1 की उल्टा -5 में, तो -5 -0 +1,
और 1 की बटा 3 में तो 3 माइनस 0, इसको सॉल्व कर जाइए। तो सॉल्व करेंगे 10 प्लस 3 13 इंटू 2 26 माइनस 5 प्लस इंटू माइनस 1 5 और प्लस 3 5 8 20 34 34 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, A इनवर्स एग्जिस्ट और सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज consistent and have unique solution, unique solution। क्लास 12th के अंदर हमारे सिलेबस में केवल यूनिक सॉल्यूशन की बात की गई है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात जेई में है। अब देखें जरा यहाँ पर, अब आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो 2/2 में तो बड़ा आसान था, यहां पर आपको मुश्किल होगी और सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है, ये जो बड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वो गड़बड़ करता है। तो निकाल लीजिए जरा। तो ए आपके पास में है, ए आपके पास में ये रहा। ए को चाहे तो आप फिर दोबारा से बना सकते हैं। तो a11 प्लस a12 माइनस a13 प्लस, इस तरह सॉल्व कर जाइए। a21 माइनस a22 प्लस a23 माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से लिखते चले जाइए अभी। फिर a31 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस a32 माइनस a33 प्लस। ये 9 के 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं, इसको निकालने के नंबर है, नहीं तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं। आपको वीडियो मिलेगा आपको जिसके इसके शॉर्ट ट्रिक निकालने का, और यही मिलेगा। a11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाइए, हमने किया था क्वेश्चन। तो कितना आएगा आपका ये -2 -1 3 -5। करना सॉल्व, इसमें यहाँ करते हैं तो आ गया आपका ये 10 माइनस प्लस 3 13। ये माइनस, अब तो a12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो 1 -1 ये आपको आता है 0 -5 माइनस, इसको यहाँ करेंगे तो ये -5 -0 ये आ गया 5। यहाँ देखिए a13 का मतलब क्या होता है, 1 मीन्स फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बचा क्या 1 -2 0 3 1 -2 0 3। अब कर जाए इसको, तो ये प्लस का है, ये 3 -0 ये आ गया 3। a21 का मतलब सेकंड रो को हटाएंगे फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो 1 1 1 1 3 -5 1 1 3 -5 माइनस, इसको उल्टा करें तो ये माइनस का 5 -3 तो -8 ये आ गया आपका प्लस का 8। a22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का 2 1 0 -5 2 1 0 -5 ये हो गया आपका ये माइनस का 10 -0 तो ये -10 आया। a23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 1 0 3 माइनस 2 की उल्टाई कराएंगे इसमें 6 -0 तो ये हो गया आपका माइनस का 6। और अब a31 ऐसे निकालना है, थर्ड रो को डिलीट करें और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें। थर्ड रो को डिलीट किया आपने, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, क्या बचा 1 1 1 1 -2 -1। अगर ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो उससे पिछला वाला लेक्चर देखिएगा जिसमें माइनर कोफैक्टर्स की बात की है, हमने बहुत डिटेल में उसको निकाला है कैसे निकालते हैं माइनर कोफैक्टर्स। a32 का मतलब होता है थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, थर्ड रो को डिलीट कीजिए इसको और सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचेगा 2 1 1 -1 तो 2 1 1 -1 सॉल्व कर गए इसको। ऐसे a33 का मतलब थर्ड रो को डिलीट कीजिए थर्ड कॉलम को तो 2 1 1 -2 2 1 1 -2 सॉल्व कर जाए इनको तो क्या हो जाएगा ये -1 और -1 माइनस +2 ये आ गया 1 ये आ गया 1। अब देखिए जरा माइनस यहां पर है -2 -1 ये हो गया आपका 3। इसको देखें -4 और -1 ये हो गया -5 इस तरह से। अब एडजॉइंट ए निकालना है तो ध्यान देखें एडजॉइंट ए वो क्या होता था, एडजॉइंट ए कोफिशिएंट्स कोफैक्टर्स आपको लिखने होते हैं। कैसे लिखते हैं, 13 को यहां लिखेंगे 5 को यहां और 3 को यहां।
इस तरह से। और फिर ये कोफैक्टर लिखने के बाद इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। हमारे पास जगह वैसे भी कम है, तो एक स्टेप को स्किप करते हैं और आपको यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, तो इसको ध्यान रखना। मैंने इसको तो अरेंज ही ऐसे किया है कि आपको ऐसे लिखना ही नहीं है। इन सबको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर दीजिए। एडजॉइंट है कि हमें ये लिखने के बाद ट्रांसफर निकालना होता है, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं और यही कर रहे हैं एक साथ ही। ध्यान से देखो, ये क्या बनाया मैंने, C1 कि 13, ये जो 5 और 3 यहां लिख रहा था मैं, 5 और 3 यहां ना लिख के मैं सीधा कहां लिख दूं, 5 और 3, तो क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। तो एक ही स्टेप आपका बच जाएगा और आपसे गलती भी नहीं होगी कि इसको बोल दिया C1, इसको बोल दिया आपने क्या, C2। C2 मीन्स ये आपका यहां पर 8 -10 और -6, और ये आपका क्या है, ये C3 कितना है, 1 1 3 -5, 1 3 -5। अब देखिए एडजॉइंट आपका आ गया A इनवर्स। A इनवर्स अब भी जगह कम है, तो A इनवर्स कितना होता है, अब सीधा हम यहां डायरेक्ट रख सकते हैं। तो A इनवर्स आपको निकालना है, यहां पर A इनवर्स क्या होगा आपका, एडजॉइंट A अपॉन A डिटरमिनेंट, एडजॉइंट A अपॉन A डिटरमिनेंट। फिर आप फ्रॉम फर्स्ट से हम देखें, यहां देखो थोड़ा जगह कम है, आगे कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एडजॉइंट A निकल के आ गया। अब A इनवर्स, वी हैव A इनवर्स। A इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट A अपॉन A डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट A डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमने निकाली थी, कितनी थी, 34, और एडजॉइंट A पूरा का पूरा वापस रखते हैं, तो ये क्या निकल के आ गया, ये आपका आ गया A इनवर्स। ये तो इसके लिए हमें जगह देनी पड़ी यहाँ पर, नहीं तो घुस करके हम निकाल भी सकते थे क्योंकि A इनवर्स के लिए कई बार हमें अलग से मार्क्स अलॉट होते हैं, तो ये मार्क्स अलॉट होते हैं, तो इसलिए हमें अलग से करना ही पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा और ढंग से दिखाना पड़ेगा इसको, और इसके मार्क्स पूरे लेने हैं। अब देखें जरा A इनवर्स 1/34, एडजॉइंट A की वैल्यू पूरी रख दीजिए आपके, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, A इनवर्स। अब आ जाना आप फटाफट यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट में लिखा था AX = B, AX = प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, X = A इनवर्स B, और X का मतलब क्या है, X का मतलब XYZ। A इनवर्स का मतलब आपने अभी निकाला है 1/34, और B का वैल्यू कितनी है, B आपको देखो मिट गया, B कितना था, B आपका था 1 3/2 9, 1 3/2 और 9, और A इनवर्स में कितनी वैल्यू है, ये 13 8 1, फिर है 5 -10 3, और 3 -6 -5, कर जाइए 1/34, 1/34 करो मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो 13 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो ये 13, 8 की होगी इसमें, तो 2 4 4 × 3 12, 1 की 9 में +9, और यहां देखें अब ये 5 की इसमें होगी, तो 5 और 2 से कैंसिल हो -5, और ये माइनस का 15 -15 और प्लस का 27, 3 की 1 में मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ये 3 की 1 में -6 किस में करेंगे, तो ये 3 की 1 में 3, 2 से -3 -9, और इसकी होगी माइनस का 45, तो 1/34 कितना आया ये आंसर, ये आंसर आपका आ गया। सॉल्व कीजिए इसको, 25 और 9 34 डिवाइड बाई 34 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, ये 27 और 5 क्या हो गया, अच्छा ये तो हो गया -10, और ये हो गया 70, और ये देखें ये हो गया आपका कितना 45, ये हो गया 6, और ये माइनस का 51, 34 17 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां तो क्या था XYZ, और 34 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, ये 1, और ये 1/2, और ये माइनस का 3/2, तो आंसर क्या निकल गया है, X = 1, Y = 1/2 और Z = 3/2। ये आपके आंसर्स आ गए। तो ये 6 मार्क्स आपको ऐसे मिलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन और करते हैं। स्टूडेंट्स
इस क्वेश्चन नंबर 16 आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और करना ऐसे ही है। हमारे रियल लाइफ की सिचुएशन को हम चेंज करते हैं लीनियर इक्वेशन में, फिर उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में 12, 13, 14, 15 तक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दे रखा है जैसे दिया हुआ वैसे करना है आपको। पहले दिया है ए मैट्रिक्स दे रखा है, उसका ए इनवर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालने के बाद 9 के 9 कोफैक्टर्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट को ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, ए इनवर्स आ गया। और उसके बाद में लिखेंगे कि जो बुक में दे रखा है सॉल्व द सिस्टम लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को उसके बाद लिखेंगे। मैंने देखा स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं, आदत पड़ जाती है उनको पहले लिखने की और गलत सलत करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको आंसर वैसे देना है। कई बार क्वेश्चन आपको ए इनवर्स पहले पूछा गया है, कई बार ऐसा होता है कि ए और इसी ए इनवर्स का यूज करके फिर आपको आगे हमें सॉल्व करना है। तो दोबारा जब करना है उसी का यूज करेंगे। हम ए इनवर्स निकाल चुके हैं पहले, और कई बार क्वेश्चन में हो जाता है कि ए इनवर्स यहाँ निकाला होता है लेकिन जो इक्वेशंस दे रखी होती हैं उसके अंदर जो हमें दे रखा होता है वो ए नहीं होता, वो ए का ट्रांसपोज होता है। तो ए का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, तो ए के ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज एक ही बात है। तो जो आपने इनवर्स निकाला था उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक वर्ड प्रॉब्लम और लेते हैं। कई बार हमारी वर्ड प्रॉब्लम आती है और बच्चों को दुखी करती हैं, जबकि बहुत आसान है करना के प्रोसेस आप जानते हैं। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, क्या दे रखा है? द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। आप जाते हैं और 60 रुपए खर्च करके आते हैं। क्या लेके आते हैं आप? 4 kg अनियन लाते हैं, 3 kg वीट और 2 kg राइस लाते हैं और 60 रुपए देके आते हैं। सबकी कॉस्ट 60 रुपए है। और आपका फ्रेंड जाता है 2 kg अनियन वो भी लेके आता है, 4 kg वीट लेके आता है और 6 kg राइस लेके आता है, वो 90 रुपीज खर्च करके आता है। और आपका तीसरा जो फ्रेंड है तो कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, वो 6 kg अनियन लेके आता है, उसको अनियन ज्यादा पसंद है। 2 kg वीट वो कम ही खाता है। और 3 kg राइस ये लेके आता है और उसका पेमेंट बिल कितना बनता है? 70 रुपीज। लॉकडाउन में मिलना मुश्किल है सारी चीजें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से हमें कि बताना है अनियन की कॉस्ट कितनी है, वीट की कॉस्ट कितनी है और राइस की कॉस्ट कितनी है। हमने एज्यूम कर लिया कि तीनों की कॉस्ट कितनी है, एक्स वाई जेड है। तो आप देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जैसे दे रखा है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या कंडीशन दे रखी है? पहली कंडीशन पे ध्यान दें। पहली कंडीशन दे रखी है 4 kg अनियन, 1 kg अनियन की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 2 kg अनियन की कॉस्ट, तो ऐसी बात समझ नहीं आती। सपोज अनियन आपकी 20 रुपीज केजी है, 20 रुपए केजी है और 2 kg आपको खरीदना है, तो कितना पैसा देना होगा? आपका आंसर तुरंत निकलता है 40 रुपीज देने होंगे। और आपने मन में कैलकुलेट कर लिया 20 इंटू टू। वही बात यहाँ करनी है। अगर 1 kg अनियन की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 2 kg की कॉस्ट कितनी होगी? 2x, 3 kg की x 3x और 4 kg की कॉस्ट कितनी होगी? 4x। ये कॉस्ट तो 4x आपकी क्या है? अनियन के लिए है। और वीट कितना खरीदते हैं आप? 3 kg वीट है, तो और 1 kg की कॉस्ट कितनी है? y, तो ये 3y। और उसके बाद देखा है राइस दिया हुआ है आपको 2 kg राइस है, तो 2z। और कितना खर्चा होता है? ये दिस प्लस दिस सम मिला के टोटल 60 रुपीज खर्च होते हैं। तो ऐसे ही दिया हुआ है, बना लें फटाफट जल्दी से आगे। 2 kg अनियन, 2, 4 और 6, 2x, 4y और 6z इक्वल टू टोटल कॉस्ट आती है कितनी? 90 रुपीज। और थर्ड कंडीशन दे रखी है। थर्ड कंडीशन आपको है 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70। तो 6, 2, 3 70, 6, 2, 3z और टोटल कॉस्ट कितनी आती है? 70। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, करते चले जाइए। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो देखिए जरा कैसे लिखते हैं इसको। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ 4, यहाँ 3, ये 2, ये 2, 4, 6, 6, 2, 3, यहाँ x, y और z, और ये आपका आ गया 60, 90 और 70। इसको बोलते हैं हम a, इसको x, इसको b, इस तरह से। अब a का मतलब ये है, x का मतलब ये है, b का मतलब ये। बता जाइए फिर क्या निकालते हैं? आप ये a डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। a डिटरमिनेंट कैसे आता है? तो ध्यान से देखो, ये क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इस तरह से बनेगी। ब्रैकेट यहाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है। और डिटरमिनेंट्स हमारी इस तरह से बनेगी, 2 लाइंस के बीच में से नंबर्स को लिख देंगे हम। ये 4, 3, 2,
फिर है 2 4 6 और यहां निकालना है इसको 6 2 3 सॉल्व करें इसको तो 4 कैसे करते हैं इसकी मतलब यहां पर 12 बड़ा सा माइनस 2 × 6 में 12 वेरी गुड -3 प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलते हैं आपके ये आपको पता ही है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो इसमें ये जो स्टार बना हुआ है इन पोजीशन में माइनस होते हैं बाकी सभी प्लस तो ये माइनस था माइनस का 3 तो एक लाइन ऐसे कीजिए एक लाइन ऐसे कीजिए 2 × 3 में करेंगे तो 6 माइनस 36 और प्लस का 2 × 2 में 4 माइनस 24 तो अब देखो ये तो 0 हो गया और 6 माइनस 36 30 माइनस का 30 है और 30 × 3 90 प्लस का 90 और 24 कितना हो गया आपका ये 24 और 4 माइनस का 20 × 2 40 तो माइनस का 40 तो ये आ गया 50 और 50 इज नॉट इक्वल टू 0 अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ A इनवर्स एग्जिस्ट सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम इज consistent and have unique solution अब निकालते चले जाए फटाफट A11 कैसे प्लस A11 देखिए जरा यहां से A11 का होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे कर जाएगा 4 6 और 2 3 सॉल्व कर गए ये तो आपका 12 माइनस 12 0 ही था A12 माइनस A13 प्लस इस तरह से लिख लेंगे इसको A12 का मतलब देखिए 12 का मतलब फर्स्ट रो को आप यहां से हटाइए सेकंड कॉलम को हटाइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को हटाया सेकंड कॉलम को हटाया तो क्या बचेगा आपका 2 6 6 3 2 6 6 3 अब कर जाओ उसको सॉल्व 2 × 3 में होगी तो ये 6 माइनस 36 तो कितना आ गया माइनस का 30 और प्लस का 30 माइनस से उल्टे होते ही अब यहाँ A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 4 6 2 प्लस ये हो गया 4 माइनस 24 माइनस का 20 ये आ गया हमने क्या बोला था इसको हम ऐसे बोलेंगे और ये क्या बोल देंगे C1 एडजेंट बनाते वक्त में ऐसे C2 और C3 अब जरा देखें A21 तो प्लस माइनस की बारी है अभी A21 का मतलब क्या होता है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए सेकंड रो को डिलीट कर दो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो 3 2 2 3 3 2 2 3 सॉल्व करें माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना है आपका ये -5 9 माइनस 4 आपका आ गया है -5 9 माइनस 4 -5 अब देखें A22 प्लस बनाइए A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 और 6 3 सॉल्व कर गए ये हो गया आपका ये 12 माइनस 12 ओहो 0 आ गया A23 माइनस A23 का मतलब सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे 4 3 6 2 सॉल्व कर गए ये आ गया आपका 8 माइनस 18 तो आ गया आपका ये 10 ये आपका बना कौन सा कॉलम C2 कॉलम बन गया आपका ये C2 इसको आप C2 बोलेंगे अब देखें A31 माइनस प्लस A31 यहां पर आ गया A31 थर्ड रो को और सेकंड फर्स्ट कॉलम को हटाया तो 3 2 4 6 सॉल्व कीजिए 3 × 6 में 18 माइनस 8 तो ये आ गया आपका 10 A32 माइनस A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाया तो 4 2 2 6 माइनस 24 माइनस 4 कितना आ गया माइनस का 20 A33 प्लस देखिए जरा थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 3 2 4 4 3 2 4
प्लस सॉल्व कर जाए इसको, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 4 कितना हो गया आपका 16 माइनस 6, तो ये आ गया 10। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका C3। और एडजॉइंट निकालना तो बड़ा आसान है, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं एडजॉइंट ए? अरे C1 C2 C3, और C1 C2 C3 हमने बना रखे हैं। C1 क्या था आपका 0, बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दीजिए। हाँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, भूल जाते हैं ट्रांसपोज करना और आंसर गलत आते हैं। तो 30 और माइनस का 20, यहाँ पर है -5, फिर 0, फिर 10, फिर 10 -20 और 10, ये आपका एडजॉइंट आ गया। इसके बाद इनवर्स और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू देखें आगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हमने बीच वाला रफ किया है, इधर वाला रफ नहीं किया क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट के बाद में फिर ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए और ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 50, तो 1/50 और पूरा का पूरा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना है आपका ये 0 -5 10, 30 0 -20 और फिर है -20 10 10, ये आपका क्या ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स के बाद में अब फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा था आपका ax इक्वल टू बी, फर्स्ट में लिखा ax इक्वल टू बी और यहां से प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x का मतलब तो x y z है। ए इनवर्स का मतलब आपने अभी निकाल लिया है, कितना है ये 0 -5 10, 30 0 -20 और ये है माइनस का 20 10 10 और बी मैट्रिक्स आपको पता है, बी मैट्रिक्स ये आपका 60 90 70, 60 90 और 70 कर जाए मल्टीप्लाई, तो 1/50 करो मल्टीप्लाई। इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। 0 की 60 में होगी तो 0, 5 की इसमें होगी तो माइनस का 450 और 10 की इसमें होगी तो ये 700। अब इसकी करें ऐसे करके 30 के कितना आएगा 3 6 18 और 00 प्लस 0 और इसकी होगी तो इसमें 14 और 1 माइनस का 1400 -20 करेंगे तो ये माइनस का 1200 प्लस 900 और प्लस का 700, ये आया। अब आप देखिए कितना हो गया, ये इधर तो था XYZ और इधर आप देखो 50 से 1/50 कर जाए इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा ये 700 माइनस 450, तो 50 ये हो गया आपका 250, यहाँ देखें 800 ये हो गया 400 और यहाँ कितना हुआ 9 ये 3, ये भी आपका हो गया 400, ये भी 400 है। और अगर इसको डिवाइड कर जाएंगे 50 से तो कितना आएगा ये 5 और ये 8 टाइम्स 8 टाइम्स। तो कंपेयर करते हैं इसके लिए, आंसर यहाँ नहीं छोड़ना, ये तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें आंसर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 और z इक्वल टू 8 और उसके बाद बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ व्हीट राइस एंड अनियन कितना है 5 8 8, इस तरह की इनकी कॉस्ट है। क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। ऐसे कई क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में आए हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम को इस तरह से घुमा के दिया गया है, तो उसमें पहले आपको इक्वेशन लिख लेनी है, उसके बाद का प्रोसेस सेम है। और लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड है, आप कर सकते हैं, पूछा चाहे कहीं भी गया हो आप कर सकते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या दे रखे हैं आपको x y z के प्लेस पर x1 x2 x3 दे रखे हैं, तो x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 1। द सिस्टम है, ये जो सिस्टम है एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन आएगा और नो सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा करेक्ट है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको पूरे मिलते चले जाएं, टाइम से मिल जाएं। और आज के लिए इतना ही।